हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो सस और वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, यह गलत है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, मौन वाचन के लिए उपयुक्त है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं को निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? क्रीड़ा व्यायाम। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाता है। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है? कहानी सुनना और सुनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलने कौशल विकास के अंतर्गत आता है? वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए ये है? तो ये है उच्च प्राथमिक स्तर। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष की आयु। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? शिशु स्तर पर। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? किसी भी आकार के। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है? बाल साहित्य पढ़ना। भाषा शिक्षण के उपागम अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। इकाई योजना है इकाई अथवा यूनिट शब्द निहित धारणा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान एक इकाई है अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र अथवा इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रिस्क के शब्दों में इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण में संबंधित सीखने वाली क्रिया की समग्रता अथवा एकता को प्रकट करता है। मॉरिसन के मतानुसार इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तिगत सामंजस्य आ जाता। भाषा शिक्षण के उपागम है तो पाठ सत्संग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम का अर्थ है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक तकनीक, परस्पर संबंधित तत्वों का ऐसा योग जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है उसे उपागम कहते हैं। भाषा शिक्षण में उपागम का अर्थ है पाठ सत्संग आयाम या दैनिक पाठ योजना आयाम अर्थात रचना शिक्षण आयाम। हर्बट उपागम के पद है 5। हर्बटीय आयाम के प्रारंभिक चरण स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, प्रयोग। हर्बट के शिष्य जिलन ने स्पष्टता नामक पद 2 भागों में विभक्त किया। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। हर्बटीय आयाम हम के वर्तमान चरण प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबद्धता, व्यवस्था, प्रयोग। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन आयाम के चरण वर्णन, वाचन, गायन, योजना, जांच, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, आत्मीकरण, व्यवस्था। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? मॉरिसन उपागम। उद्देश्य निर्धारण, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। गृह कार्य के मुख्य उद्देश्य ज्ञान में सत्व हेतु विषय वस्तु को दोहराने हेतु लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। प्रमुख दैनिक पाठ योजना आयाम उपागम। हर्बटीय आयाम या उपागम मूल रूप से हर्बट ने पाठ योजना के 4 चरण बताए थे: स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था, प्रयोग। नोट: हर्बट के शिष्य जिले ने स्पष्टता नामक पद को 2 भागों में विभक्त किया। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। वर्तमान में हर्बटीय पाठ योजना में 5 पद प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे हर्बटीय की पंचपदी भी कहते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, तुलना व सहयोग, व्यवस्था, सामान्यीकरण, प्रयोग व अभ्यास। नोट: रियान ने प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण के बीच में एक नवीन पद का निर्माण किया जिसे उद्देश्य कहते हैं। हर्बटीय पाठ योजना में ज्ञानात्मक पक्ष व स्मृति पर जोर दिया जाता है। इससे व्यवस्थित व क्रमबद्ध शिक्षण करवाया जा सकता है। मूल्यांकन आयाम। प्रवर्तक B.S. ब्लूम, इसको ब्लूम आयाम भी कहते हैं। इसके 3 पद होते हैं, इसके लिए ब्लूम की त्रिपदी भी कहा जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, इससे पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। अधिगम के अनुभव,
व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन। मॉरिसन आयाम उपागम इकाई पाठ योजना आयाम अध्ययन के संपूर्णता हेतु अति उपयोगी 5 चरण 5 है। योजना जांच, पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, आत्मीकरण, व्यवस्था, वर्णन, वाचन, गायन। इसके सर्वाधिक बल परिपाक आत्मीकरण पर दिया जाता है। एनसीईआरटी आयाम 3 आयाम है। द इनपुट अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, प्रक्रिया, प्रोसेस, छात्र अध्यापक क्रियाएं। प्रदा आउटपुट वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन, वास्तविक रूप से प्राप्त शिक्षण उद्देश्य। इसमें प्रदा आउटपुट पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। जॉन डेवी व किलपेट्रिक आयाम, यह आयाम करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अनुभव व प्रयोजना प्रोजेक्ट पर बल दिया जाता है। गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत इसी पर आधारित है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। प्रोफेसर F.G. फ्रेंच के अनुसार संरचनात्मक उपागम के सिद्धांत निम्न प्रकार है। विद्यार्थी को भाषा की पद्धति की आदत डालनी होगी। विद्यार्थी की गतिविधि अध्यापक की गतिविधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। लक्ष्य भाषा का आधार मौखिक कार्यों को मजबूत करना है। भाषा की संरचना हावी होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है, अभ्यास किया जाता है तथा दिमाग में फिक्स रखा जाता है। नाटकीय रूपांतरण के द्वारा अर्थपूर्ण स्थिति या भाषा कौशल को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। अध्यापक एक समय में भाषा का एक शब्द विषय वर्ग सिखाता है। यह भाषा शिक्षण का उपागम है जो वाक्यों के ढांचे या पैटर्न की महारत पर जोर देता है, जो वाक्य निर्माण में मदद करता है। इस उपागम में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का चयन और ग्रेडिंग शामिल है। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। अक्षरों की बनावट पर बल, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल। संरचनात्मक उपागम में शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। यह क्रमशः है: वचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास, छात्रों पर क्रियाशीलता। निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? वार्षिक योजना। भाषा स्तर सुधारने के लिए यह वास्तविक आवश्यक सोपान है। विस्तृत समय चक्र का निर्माण। इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? कलात्मक परियोजना। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? जीलर। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है शिक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है व्यवहार परिवर्तन। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य गठन उपागम। शिक्षण उपागम में कित है प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण। प्रोफेसर किलपेट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डेवी। शिक्षण की अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहु माध्यम व अन्य साधन। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है चित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, ये सब है। रेडियो की सीमाओं के कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर। लिंगाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? श्रव्य। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है एडियास्कोप के माध्यम से। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बुलेटिन बोर्ड। श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूनों को कहते हैं प्रतिमूर्ति। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पाठ्यपुस्तक। साइट क्या है? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षक की शिक्षण में सहायता करने वाली सामग्री या साधनों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। महत्व एवं उद्देश्य। शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाते हैं। कठिन विषय वस्तु को सरल व रोचक बनाने में उपयोगी। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। छात्र क्रियाशील रहते हैं। अधिगम में स्थायित्व आता है। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक। उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास। अमूर्त तथ्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायक। मंदबुद्धि छात्रों के लिए अति उपयोगी। शिक्षार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। सावधानियाँ। शिक्षण सहायक सामग्री साधन है साध्य नहीं है। छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। उचित आकार हो।
विषय या प्रकरण से संबंधित तो सही समय पर काम में ली जाए। अध्यापक को पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र और शिक्षण का सूत्र पालन करना चाहिए। प्रकार दृश्य साधन, इनसे छात्र देखकर सीखता है। छात्र की आंखें सक्रिय रहती है, जैसे प्रतिकृति, चार्ट, प्रतिरूप, मॉडल, रेखा चित्र, मानचित्र, चित्र। पाठ्य पुस्तक, भित्ति पत्रिका, पत्र पत्रिका, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैग बोर्ड, संग्रहालय। मॉडल, जब वास्तविक वस्तुओं को दिखाना असंभव हो तब मॉडल काम में लिया जाता है, जैसे लाल किले का मॉडल। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट पर लिखते समय छात्रों का ध्यान रखें, लिखते समय बोलते रहे। श्यामपट्ट पर शुद्ध व स्पष्ट लिखा जाए, सीधी रेखा या पंक्ति में लिखा जाए, अक्षरों का आकार सही हो। अनावश्यक सामग्री को समय पर हटाया जाए। बुलेटिन बोर्ड, इससे प्रायः दैनिक समाचार लगाए जाते हैं। फ्लैनल बोर्ड, खादी बोर्ड या कपड़े का बोर्ड, इस पर प्रायः लिखित या चित्रित सामग्री लगाई जाती है। प्रोजेक्टर, चित्रदर्शक, एपिडाइस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, इसका प्रयोग समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित करने में भी किया जाता है। जादुई लालटेन, उपयुक्त तीनों किसी दृश्य, आकृति, चित्र आदि को बड़ा करके दिखाया जाता है। अन्य संसाधन, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, स्लाइड्स। मुख्य चित्र, श्रव्य साधन, इसके छात्र सुनकर सीखता था, छात्र के कान सक्रिय रहते हैं। रेडियो टेप रिकॉर्डर, रेडियो की सीमाओं को दूर करता है। ग्रामोफोन, लिंगोफोन, इनमें रिकॉर्ड काम में आते हैं, इसके माध्यम से उच्चारण, भाषण, पठन कौशल आदि का विकास किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें छात्र देख व सुनकर सीखते हैं, इसमें छात्र की आंख व कान सक्रिय रहते हैं। टीवी, दूरदर्शन, साइट, उपग्रह, अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग हेतु लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, सिनेमा, चलचित्र, नाटक, कठपुतलियाँ, नमूने, प्रतिमूर्ति, नोट। शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश तथा जेडर संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? व्याख्यान विधि के लिए। व्याख्यान विधि एक उपदेशात्मक विधि, इस विधि में दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रयोग से सिद्धांत की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। पाठ्यपुस्तक का अवधारणात्मक पक्ष है प्रकथन। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। विषय सामग्री का चयन, स्थिरीकरण, प्रस्तुतिकरण। पाठ्यपुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं और अनुसाधन है। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन है? ग्रंथ। पाठ्यपुस्तक का बाह्य गुण है। शीर्षक, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक है तो साधन। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए, सभी प्रकार के होने चाहिए, लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी। पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पक्ष, अध्ययनात्मक पक्ष, रूपांतरक पक्ष, चयन, स्थिरीकरण, प्रस्तुतिकरण। चयन, विषय सामग्री की मात्रा, विषय सामग्री की प्रकृति। स्थिरीकरण, वैचारिक सामग्री, वास्तविक सामग्री, साहित्यिक एवं वायदाएं। प्रस्तुतिकरण, संपूर्ण पुस्तक में पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण, प्रत्येक पाठ में पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अन्य सहायक तत्व, अभ्यास, चित्र, फ्लो चार्ट, प्रस्तावना, भूमिका, शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रति उचित सुझाव या निर्देश, शब्दकोश की जानकारी, टिप्पणी, संदर्भ आदि। महत्व, पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। वह कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति की विकसित करना। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। रूपात्मक पक्ष, पुस्तक का आकार, प्रकार, जिल्द, कागज, चित्रों का संयोजन, मूल्य, मुख्य पृष्ठ, टाइप, मुद्रण। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। अभिनय, रेडियो अधिगम सामग्री है। श्रव्य अधिगम सामग्री, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। श्रव्य दृश्य साधन के रूप में बुलेटिन बोर्ड है। दृश्य सामग्री, निम्नलिखित श्रव्य उपकरण है।
ग्रामोफोन निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री। लिंगवाफोन रिकॉर्डर प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? श्रव्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। विश्राम कक्ष भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। मानचित्र। इनमें से प्रक्षेप सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन, स्लाइडर प्रोजेक्ट, ओवरहेड, एपिडोस्कोप। भाषा शिक्षण ये सब है। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। नाटकीकरण। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। जिल्द। भाषा शिक्षण के किस साधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? ग्रामोफोन और लिंगोफोन। निम्नलिखित भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। पाठ्यपुस्तक। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। ओवरहेड प्रोजेक्टर। भाषा की अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता है सरल शब्दावली। विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। बोलना सही है। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। लघु गणक सारणी। पाठ्यपुस्तक में आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है। उच्चारण शैली। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है। चित्र विस्तारक। फिर है श्रव्य सामग्री। तो सबसे पहले आ जाती है इसमें प्रक्षेपित सामग्री। सभी दृश्य सामग्री। प्रोजेक्टेड एड्स, मैजिकल लालटेन, साधारण प्रोजेक्टर, पारदर्शी, ओपेक प्रोजेक्टर, एपिस्कोप, अपारदर्शी, एपिडाइस्कोप, पारदर्शी व अपारदर्शी, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। अपेक्षित सामग्री। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। दृश्य विजुअल एड्स, ग्राफिक एड्स, कार्टून, चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड्स, ग्राफ, मैप, पिक्चर, फोटोग्राफ, पोस्टर्स। डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फनल बोर्ड, पेग बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। डायमेंशनल एड्स, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स, पपेट्स, स्पेसिमेंस। श्रव्य सामग्री। ऑडियो एड्स, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन। ऑडियो विजुअल एड्स, टेलीविजन, ड्रामा, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सिनेमा। एक्टिविटी एड्स, ड्रामेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल, फील्ड ट्रिप्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर, टीचिंग मशीन। हिंदी भाषा में चुनौतियाँ। हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का अभाव, व्याकरण की जटिलता, उच्चारण से संबंधित विभिन्न समस्याएं जैसे लिंग निर्धारण, संयुक्त क्रियाओं के रूप, संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण इत्यादि। लेखन व मुद्रण की सुनिश्चित प्रणाली का अभाव, स्त्री व परिष्कृत व्याकरण की पुस्तक का अभाव, सुनियोजित पाठ्यक्रम का अभाव, नवीन व प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, अल्प मानकीकृत पुस्तकें, निर्धारणात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का अभाव। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि प्रशिक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में। शिक्षण मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं 3। फिर ये पेज थोड़ा सा गया हुआ है, इसे हम देखेंगे आगे। 103। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है आत्मनिष्ठा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो कहलाता है वैध परीक्षण। वैधता का अर्थ, जब परीक्षण निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होता है तो उसे वैध परीक्षण माना जाता है। कोलसनिक के अनुसार एक वैध परीक्षण वह है जो किन्हीं विशेषताओं तथा गुणों का मापन करती है जिनका मापन करने के लिए वह बनाई गई है। प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरम्स के अनुसार परीक्षण में वैधता तभी होती है जब वह वास्तव में उसी बात का मापन करता है जिसके मापन की उसकी आशा की जाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विशेषता नहीं है। विद्यार्थी में विकास के पक्षों पर जोर देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणात्मक मूल्यांकन करना, विद्यार्थी में संप्राप्ति की सुधार करना, ये सब है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, जिसमें उसके शिक्षण पक्ष के समय शैक्षिक पक्ष मूल्यांकन भी शामिल है। यह मूल्यांकन की निरंतर चलने वाली नियमित विकासात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें विद्यार्थी का नियमित एवं निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थी की कमजोरी का पता लगाकर उसका निदान करना अर्थात निदानात्मक परीक्षण का उपचारात्मक वीक्षण करना गुणवत्तात्मक मूल्यांकन। यह शिक्षण के दौरान भी चलने वाली निरंतर प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, समग्र और सतत मूल्यांकन है। तो BCD तीनों ही है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है, से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव। विद्यार्थियों के सतत समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर देते हुए कहा, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हो, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए को अपनाया जाता है। 8.24 थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट 1991 में प्रकाशित सिफारिश में कहा गया, सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तय किए गए हैं और इस मूल्यांकन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के सुझाव दिए गए हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है विस्तृत। मूल्यांकन तथा परीक्षण में अंतर इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन। यह औपचारिक है, यह केवल औपचारिक है। यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। कौन सा? इवैल्यूएशन। जबकि एग्जामिनेशन जो होता है, परीक्षण जो होता है, वो सिर्फ औपचारिक होता है। यह विस्तृत होता है, यह सीमित अथवा संकीर्ण क्षेत्र में होता है। यह उद्देश्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, निर्धारित समय पर होने वाली प्रक्रिया है। आधुनिक प्रत्यय, प्राचीन प्रत्यय, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मापन, केवल ज्ञानात्मक पक्षों का मापन। कम वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय, अधिक वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीय। निष्कर्ष संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों। निष्कर्ष केवल संख्यात्मक, व्यापक गुणों का बहुत विशिष्ट योग्यता को मापन। CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? 2010-11। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न वर्षों में किया गया है। कक्षा 1 से 5 2004 से 5, कक्षा 6 से 8 2006 से 7, कक्षा 9 2009 से 10, कक्षा 10 से 11। CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। प्रश्नों की व्यापकता। CCE में व्यापकता का आशय विषयों की व्यापकता, अवसरों की व्यापकता, तरीकों की व्यापकता, दायरों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता। CCE प्रणाली में AI ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है? 91 से 100। 9 बिंदु ग्रेड प्रणाली, 8 बिंदु ग्रेड 2017 से 18। A1 91 से 100, A2 81 से 90, B1 71 से 80, B2 61 से 70, C1 51 से 60, C2 41 से 50, D 33 से 40, E 32। E नीड इम्प्रूवमेंट। कक्षा 6th 8th, कक्षा 9th 12, कक्षा 10 9 बिंदु रीडिंग। A1 1/8 of the past candidate, A2 1/8 of the past candidate, B1 1/8 of the past top, B2 1/8 of the past candidate, C1 of the past candidate, C2 top 1/8 of the past candidate, D1 top 1/8 of the past candidate, D2 top 1/8 of the past candidate। E है the word phrase of this will be informed shortly। सत्र के समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन के प्रकार नियोजनात्मक या स्थापन मूल्यांकन। प्रारंभ में विद्यार्थी का निर्धारण करने के लिए किया गया मूल्यांकन। रचनात्मक अध्यापन की प्रक्रिया में अंतर्निहित अधिगम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के दौरान स्वरूप। अनौपचारिक उद्देश्य अधिगम कमजोरी का पता लगाकर विद्यार्थी की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करना। अध्यापक की शिक्षण विधियों की दक्षता संबंध प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षण को बेहतर बनाना। उदाहरण: इकाई परीक्षा, अनौपचारिक कक्षा परीक्षा, संकलनात्मक शिक्षण सत्र या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थी की
उपलब्धि की औपचारिक जांच, उद्देश्य ग्रेड श्रेणी का निर्धारण कर तुलना करना, अगली कक्षा के लिए उत्तीर्ण करना, विशेष पाठ्यक्रम परिवेश और छात्रवृत्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वरूप औपचारिक उदाहरण वार्षिक, अर्धवार्षिक व लोक परीक्षाएं। नैदानिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन उद्देश्य सीखने व पढ़ने में कमजोर होने के कारण का पता लगाना, मूल व्यवहार को जानना, स्तर की पहचान करना, दक्षता के स्तर अनुसार वर्गीकृत करने में सहायक, निम्न निष्पादन वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में सहायता करना। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ पढ़ने के बाद का। हिंदी भाषा में मूल्यांकन की दो स्थितियाँ होती है। पाठांतर्गत मूल्यांकन, पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठांतर्गत पाठ पढ़ते समय बीच बीच में किया जाने वाला मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत 3 तरह की सामग्री में संबंधित प्रश्नों का प्रावधान होता है। उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता से संबंधित प्रश्न। दूसरा है शब्दों, लोकोक्ति, मुहावरे, शुक्तियाँ आदि का वाक्य में प्रयोग संबंधी प्रश्न। थर्ड है बोध प्रश्नों के द्वारा सामग्री के भाव, अर्थ एवं तत्व की ग्रहण की जांच करने हेतु प्रश्न। पाठोपरांत मूल्यांकन, पाठ पढ़ने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। फिर है हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी में उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, प्रश्न निर्माण करना नहीं है। शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के चरण: अनुदेशात्मक या शैक्षणिक उद्देश्य की पहचान, ज्ञान अवबोध समझ, ज्ञानोपयोग प्रयोग कौशल। फिर है डिजाइन, विभिन्न पक्षों के आधार पर भार निर्धारण, उद्देश्य ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग कौशल, विषय वस्तु, संधि, उपसर्ग आदि। प्रश्नों के प्रकार: वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक। कठिनाई का स्तर: सरल, औसत, कठिनाई। ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट एक 3 आयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु व प्रश्न के प्रकार के आकार पर प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है। प्रश्नों का निर्माण। 5वां अंकन योजना और तैयार करना, परिमाण निर्धारित करने में अथवा निर्णय संबंधित असंगति को दूर करने, निर्णय में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, संभावित उत्तर संरचित करना, उत्तर तालिका का निर्माण, प्रश्नवार विश्लेषण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में संकलन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षा निर्मित सामग्री, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। शिक्षक की कठिनाइयों का निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण के उपयोग, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, शैक्षिक निर्देशन, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निर्धारण, विद्यार्थियों की प्रेरणा, परीक्षा परिणामों के आधार पर क्रम निर्धारण या श्रेणी विभाजन तथा कक्षाोन्नति करना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, शिक्षण की विधि में सुधार। कौन सा कथन सही नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भाषा विषय एक कमजोरी जानी जा सकती है। फिर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा गुण है विश्वसनीय, वैध एवं निरपेक्ष, दोष है निर्माण कार्य कठिन और समय साधन, निष्पक्ष मूल्यांकन अर्थात परीक्षक की आत्मनिष्ठा, दोष है भाषा संबंधी कमजोरी का पता नहीं चलता, तीव्र बुद्धि व मंद बुद्धि विद्यार्थियों में भेद कर स्मृति की परख में सहायक, विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन नहीं करते, परीक्षाओं में समय की बचत पर विचारों की अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, संपूर्ण विषय क्षेत्र का मापन, प्रश्नोत्तर का उत्तर अनुमान के आधार पर दिया जा सकता है, व्यक्तित्व पर इससे कोई प्रकाश नहीं पड़ता, मौलिकता का विकास नहीं होता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण है। निष्पक्ष मूल्यांकन, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति को योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है सभी है: शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है: शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट वाचन, उचित गति, वार्तालाप, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, भाषा कौशल। फिर विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में से हो सकती है? निबंधात्मक प्रश्न, विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया पर बल, निर्माण कार्य सरल, उत्तर की अनिश्चितता, मानक स्थापित नहीं, भाषा नियंत्रण, मूल्यांकन आत्मनिष्ठ,
अर्थात पक्षपात की संभावना, मौलिकता का परीक्षण, अपेक्षाकृत क्रम विश्वसनीय विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण, वैधता का अभाव, लेखन कौशल एवं भाषा की शैली एवं व्याकरण, सम्मत ज्ञान का परीक्षण, उद्देश्यों की स्पष्टता, निर्माण में श्रम व समय की बचत, संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता, छात्रों के बाद शब्द भंडार का पता चलता है, विषय संबंधी कमजोरी का पता लगाना कठिन, उच्च मानसिक क्षमता का मापन, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में के दोष है सभी हैं, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है परमापीकृत परीक्षण। परमापीकृत वह परीक्षण जिसका निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तकनीक आधारित होने के कारण यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा निष्पक्ष होता है। इस परीक्षण में सूचनाएं इस स्वरूप में एकीकृत की जाती है कि सभी कार्य एकता उन सूचनाओं का एक जैसा अर्थ लगे। परमापीकृत वह परीक्षण जिसका चयन अवसर अनुरूप तथा समस्या अनुरूप किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के कोई मानक निर्धारित नहीं किए जाते, अतः इसमें विश्वसनीयता कम होती है। यह परीक्षण अध्यापक निर्मित होते हैं। विधियाँ है किसकी? परमापीकृत बुद्धि, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि, व्यक्तित्व। अपरमापीकृत साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, संचन, आलेख, उत्तर, समाजमिति, प्रगति प्रतिवेदन, रेटिंग स्केल, निर्धारित मापनी, चेक लिस्ट, आकस्मिक निरीक्षक, अभिलेख, प्रश्नावली, प्रक्षेपण विधि, व्यक्ति या समूह प्रस्तुतिकरण, केस स्टडी, आत्मकथा। फिर है सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार है। मिलान प्रश्न, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी सही गलत विषय का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है। मिलान पद परीक्षा, सत्य असत्य प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा की श्रेणी में ही आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार: प्रत्यास्मरण रूप, सामान्य प्रत्यास्मरण रूप, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। फिर है प्रत्याभिज्ञान रूप, एकांतर अनुक्रिया रूप, सत्य असत्य बहुविकल्पी रूप, मिलान रूप, वर्गीकरण रूप, सादृश्य रूप। फिर है यदि योग्यता विद्यार्थी अनुसार लिखना है तो आप क्या उपचार करेंगे। उपचारात्मक परीक्षण। निदान की परीक्षा विधि के प्रकार होते हैं। 2. अध्यापक निर्मित मानकीकृत परीक्षण, विद्यार्थी को लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। अधिगम क्षमता। निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्रति सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? माइकेलिस। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षा का अनुपात कम हो। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 4। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? परीक्षण का अनुप्रयोग, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरण या पद विचार, स्वरूप योजना, नीतिगत निर्णय बनाना, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, कार्य योजना, ब्लूप्रिंट निर्माण, ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्माण। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है ज्ञानात्मक पक्ष, मूल्यांकन के पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। बुद्धि परीक्षण। मूल्यांकन की परीक्षा की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का उपयुक्त किसका है? रेमर्स एवं गेज का। इनमें से कौन सी परीक्षाओं का गुण है? इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने की एक साथ मापन किया जा सकता है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक व्याकरण प्रभावित होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसके केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? एमर्सन व गेज। फिर है, किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिव्यक्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन सा 2 कार्य करने होते हैं? मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है परीक्षा विधि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है विद्यार्थी सतत प्रयत्न अध्ययनशील रहते हैं। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न के प्रकार है लघुत्तर प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात नहीं तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए। टारगर्सन तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उपहास, उत्साहवर्धन, अभ्यास, अनुभूति, यह सब होनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निर्धारण कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का कपिशापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण है अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है उपचार। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसको उपचार करेंगे। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? सोनियल। निम्न में से किससे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है बालक में हीन भावना होना। निदान का महत्व नगण्य है यदि इसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। शारीरिक परीक्षण। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का हो सकता है? 2। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो इसका कोई है ही नहीं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। फिर है यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है तो निम्नलिखित शिक्षण कार्यक्रम समझना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? अधिगम कठिनाइयाँ दूर करने हेतु। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है उपचारात्मक शिक्षण। छात्र द्वारा किए जाने वाली गलतियों के निवारण हेतु अपनाई जाने वाली समुचित शिक्षण प्रक्रिया को ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाए गए सुधारात्मक उपाय ही उपचारात्मक शिक्षण है। कक्षा के स्थान के अनुकूल प्रगति न करने वाले छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक छात्र का पीछापन दूर नहीं हो जाता। इसमें प्रयास किया जाता है कि भविष्य में छात्र द्वारा गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। इस चिकित्सात्मक अध्यापन भी कर जाता है। फिर है नोट सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारण का पता लगने के लिए भाषाई कौशलों के विकास में आने वाली समस्या निदानात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर निर्भर करती है। परिभाषा। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। शोनेल ने कहा है
निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण, कारणों का पता लगाना, परिकल्पना बनाना। उपचारात्मक परीक्षण, मूल्यांकन करना, सफलता असफलता। उद्देश्य है अधिगम दोषों को दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, किसी विषय विशेष को सीखने के बाद अक्षमताओं को दूर करना। मंदबुद्धि छात्रों की समस्या का समाधान, अपराधी प्रवृत्ति के छात्रों को उचित मार्गदर्शन, गंभीर स्वामियों, निपीड़ित छात्रों की समस्या का समाधान, भविष्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तुतलाने व हकलाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करना, छात्रों की आदतों को समाज के अनुकूल विदिशा प्रदान करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग वाचन, उच्चारण, लेखन, व्याकरण व अंकगणित इत्यादि के क्षेत्रों में भी हो सकता है। उपाय, छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण, रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षण विधियों में बदलाव, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन, छात्रों की समस्याओं के प्रकार को देखते हुए विभिन्न अभ्यासों का आयोजन। हर सप्ताह छात्र के को प्रगति के बारे में बताया जाए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्र के स्तर के अनुसार शिक्षण, छात्र की कमियों को सबके सामने प्रकट न किया जाए, इससे हीन भावना उत्पन्न होती है। छात्रों का उत्साहवर्धन करना, अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देना। परिणाम, छात्र की अधिगम कठिनाइयों को समाधान, समायोजन की क्षमता का विकास, संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति, सुनियोजित ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास। इसी के साथ हम इस बुक को कंप्लीट करते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे।